Hello dear students, I am Dr. Ghanshyam Mishra. Today I am going to start बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चों, आज मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा आप लोगों को। और बिजनेस इकोनॉमिक्स को पढ़ने से पहले आप सभी लोगों को कुछ फंडामेंटल नॉलेज देना चाहता हूं, विच आर वेरी इसेंशियल फॉर यू एंड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस as well as those students who are initially going to start economics in the first year course। तो देखें, जो हमारी इकोनॉमिक्स है इसके दो फादर्स बताए गए हैं, यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यहाँ पर दो हैं, जनक इसके दो हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमिक्स के भी नाम भी अलग अलग हो गए। सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स है वास्तव में अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता था, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो है इसको कौटिल्य चाणक्य लिखा था, और अर्थशास्त्र पर ही बेस्ड लगभग सभी इकोनॉमिक्स थ्योरी बनाई गई है। और अब आप देखें, अब अर्थशास्त्र जो आपकी अर्थशास्त्र में तो आजकल आप लोग पढ़ते भी नहीं हैं, तो हम सभी लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स, मार्जिनल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के नाम से स्टडी करते हैं। तो देखें, जो अब आप क्लासिकल इकोनॉमिक्स देखें। क्लासिकल इकोनॉमिक्स इनफैक्ट जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स मिस्टर एडम स्मिथ जी हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फादर हैं, और स्कॉटलैंड में अर्थशास्त्री थे। ही वाज इकोनॉमिस्ट एंड ग्रेट फिलासफर, हुज नेम वाज मिस्टर एडम स्मिथ, एंड ही टुक बर्थ in 1723 and died on 1790। 1790 में इनकी डेथ हुई है। इस ड्यूरेशन में इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। दैट बुक वाज रिटन इन 1776। इस बुक का नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है। अब इसी बुक को हम क्लासिकल बुक यानी कि क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के फादर कौन हैं? एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी का जन्म हुआ था 1723 में, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक 1776 में लिखी गई थी। इसी बुक को ही हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं, और इन्हीं को हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब देखें, इसके आगे जब हमारी इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो आगे हमारे पास फिर से कुछ डिटेल आते हैं लगभग 1923 की। तो 1923 की डिटेल में हमारे पास एक तीसा की महामंदी आई थी, दैट वाज रिसेशन ऑफ तीसा। और ये जो महामंदी थी यानी रिसेशन था, ये 1933 तक बहुत ही भयानक रूप अपना लाया। इस ड्यूरेशन में हमारे कुछ नए इकोनॉमिस्ट आ गए। नए इकोनॉमिस्ट यानी कि इन्होंने मॉडर्न इकोनॉमिक्स की तरफ हमें ध्यान आकर्षित किया, और जिसका प्रभाव ये हुआ कि मिस्टर जे एम कीन्स ने इस मंदी का यानी रिसेशन का उपाय ये बताया कि रिसेशन अर्थ का उपाय अर्थव्यवस्था में ही छिपा हुआ है। और इन्होंने 1936 में
एक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्या नाम है? जनरल थ्योरी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में एक बुक लिख डाली। ठीक, 1936। अब आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि तीसा की मंदी 1923 में स्टार्ट हुई। 1933 तक ये अपना भयानक रूप ले चुकी थी और 1936 में एक बुक मिस्टर J.M. कीन्स ने एक बुक लिखी जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक, अब थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बुक किसने लिखी? J.M. कीन्स ने। वेल्थ ऑफ नेशन की बुक किसने लिखी? एडम स्मिथ ने। राइट, तो अब आपको 2 पॉइंट तो पूरा क्लियर हो गया। और जो बुक वेल्थ ऑफ नेशन थी उसको 1776 में लिखा गया और ये J.M. कीन्स की जो बुक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये 1936 में लिखा गया। ठीक, तो अब आपको साथ साथ में इसको भी रिमाइंड करते हुए चलना है। देखिए, जो इतिहास के पन्ने और अगर हम पलटते हैं तो आगे हमारे पास क्या होता है? मंदी जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, मंदी यानी रिसेशन जब हमारी इकोनॉमी में होती है तो क्या होता है? किसको हम मंदी कहते हैं? रिसेशन हम किसको कहते हैं? देखिए, उस समय पर जो टोटल डिमांड होती है वो कम हो जाती है। जैसे अभी अभी आप लोगों ने देखा हमारे यहाँ पर, क्या पूरे वर्ल्ड में एक कोरोना का प्रकोप आया। ठीक, दिस वाज वर्ल्ड डिजास्टर। यह एक ऐसी आपदा थी जो पूरे संसार के ऊपर आई थी। ठीक, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि इस आपदा से केवल भारत की इकोनॉमी ही अफेक्टेड हुई, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी अफेक्टेड हुई। राइट, तो उस समय पर जो तीसा की मंदी थी वो तीसा में थी, लेकिन प्रोफेसर कीन्स ने वहाँ पर अपनी एक बुक दिया और बताया कि रिसेशन में क्या होता है। तो रिसेशन में क्या होता है? टोटल जो डिमांड होती है वो घट जाती है। यही कोरोना काल में भी हुआ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज जो थी वो अपनी जगह पर स्टेबल हो गई, बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? अगर उनकी मार्केट में डिमांड हो रही होती तो उन्हें बंद करने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि मार्केट में डिमांड पूरी तरह से बंद हो गया, इसलिए अब उन इंडस्ट्रीज का चलाना अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बढ़ाना था, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर को बढ़ाना था, बाकी कुछ नहीं। ऐसे सर्कमस्टेंसेज में इंडस्ट्रीज भी बंद हो जाती है और मांग भी घट जाती है और उत्पादन में यानी प्रोडक्शन में और सर्विसेज में लगातार कमी हो जाती है। ठीक, लगातार कमी। जब डिमांड घटेगा तो प्रोडक्शन और सर्विसेज भी अपनी जगह पर कम होते चले जाते हैं। और अगर ऐसी व्यवस्था होती है तो हमारे पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा रोजगार घट जाता है। ठीक, ऐसे में एम्प्लॉयमेंट घट जाता है। इसीलिए जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1936 में जो बुक लिखा वो किस पर लिखा था? एम्प्लॉयमेंट पर। किस पर बुक लिखा था? एम्प्लॉयमेंट पर। इसीलिए उसका नाम उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी रखा। राइट, अब देखें जो क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल रोजगार योजना। ठीक, क्लासिकल रोजगार योजना यानी कि क्लासिकल थ्योरी की रोजगार योजना, ये सिद्धांत 1929 से पहले यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रभावी था। और क्लासिकल किसने दिया था? एडम स्मिथ जी ने। ठीक, इसीलिए क्लासिकल थ्योरी बताया गया। तो एडम स्मिथ जी की जो क्लासिकल थ्योरी थी वो पूरे यूरोप पर अच्छी तरह से प्रभावी थी। अब क्या हुआ
लेकिन 1929 के बाद कुछ प्रमुख हमारे इकोनॉमिस्ट जो अपना प्रभाव जमाने की कोशिश किए और उन्होंने क्लासिकल थ्योरी को धीरे धीरे ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक, इनके साथ में रिकार्डो थे, इनके साथ मार्शल थे, इनके साथ जे.एस. मिल थे, ठीक, और एस.सी. पीगू। ठीक, ये हमारे 4 ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने 1929 के मंदी के बाद इस पर से यानी क्लासिकल थ्योरी से उनका विश्वास धीरे धीरे उठ गया और वो क्लासिकल थ्योरी से अपने आप को विरत करने लगे, यानी उससे वो हटने लगे। और क्लासिकल थ्योरी से अगर हटेंगे तो कहाँ जाएंगे? मॉडर्न थ्योरी में। ठीक, तो प्रोफेसर जे.बी. से ने कहा था कि पूर्ति अपने मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, यानी सप्लाई ऑलवेज क्रिएट डिमांड, सप्लाई इटसेल्फ क्रिएट डिमांड। सप्लाई जो है, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं कर लेती है, यानी कि स्वयं मांग बना लेती है। ये किसने कहा था? प्रोफेसर जे.बी. से ने कहा था। इसे ये जो क्लासिकल बाजार है इस नियम से संबंधित थे। संबंधित कौन था? प्रोफेसर जे.एम. कीन्स क्लासिकल बाजार से हट करके और अब ये मॉडर्न बाजार की तरफ जा रहे हैं, मॉडर्न इकोनॉमिक्स की तरफ। और इन्होंने 3 बुक्स अपनी और दिया। फर्स्ट बुक आपको हम बता चुके हैं, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। और सेकेंड बुक है हाउ टू पे फॉर वार। सेकेंड बुक हाउ टू पे फॉर वार। और थर्ड बुक है ट्रीटीज ऑफ मनी। अब आप सोचेंगे सर ये तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की बात थी। ठीक है, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स यानी क्लासिकल थ्योरी के फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं, मिस्टर एडम स्मिथ ने क्या एक ही बुक दिया था? और उनका क्या रोल रहा क्लासिकल में कि उनको फादर बना दिया गया? तो आइए बच्चों थोड़ा सा हम और ध्यान देते हैं। देखिए, एडम स्मिथ जो हैं उन्होंने बताया कि वेल्थ ऑफ नेशन यानी राष्ट्र का धन, इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन है। और इन्होंने 3 प्रिंसिपल्स इसमें बताए थे। फर्स्ट प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ लेबर। फर्स्ट प्रिंसिपल डिवीजन ऑफ लेबर यानी श्रम विभाजन का सिद्धांत। इस श्रम विभाजन के सिद्धांत में डिवीजन ऑफ लेबर में क्या हुआ कि नो एनी वर्क वुड बी अकम्प्लिश्ड बाय माई सेल्फ, मैं स्वयं अपना सारे काम को मैं नहीं कर सकता। तो देयरफॉर सेगमेंटेशन ऑफ वर्क इज इसेंशियल। सेगमेंटेशन में हर एक व्यक्ति को अलग अलग उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, उनको राइट्स दे दिया जाता है। तो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ले करके वो अपने डिपार्टमेंट को यानी इम्पोज्ड वर्क को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं और उसमें लगभग किसी प्रकार की गलती नहीं होती। राइट, तो फर्स्ट इनका सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मिस्टर एडम स्मिथ वाज क्लासिफाई या डिवीजन ऑफ लेबर का डिवीजन कर देना। और सेकंड था इनका स्पेशलाइजेशन में क्या है? अब जैसे मैं प्रोफेसर हूं तो मैं केवल पढ़ा सकता हूं। ठीक, मैं पढ़ा सकता हूं, मैं किसी भी छोटे पॉइंट को भी अच्छी तरह से आपको ऐसा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। ठीक, तो समझाने की जो कैपेसिटी है वो एक प्रोफेसर के अंदर ही हो सकती है। लेकिन दोज पर्सन हुआ है फुल नॉलेज ओवर कंप्यूटर। ठीक, जरूरी तो नहीं कि वो प्रोफेसर भी हो सकता है, नहीं हो सकता, तो वो कंप्यूटर का काम यानी टाइपिंग का काम करेगा। तो ही इज स्पेशलाइज्ड इन दैट वर्क। तो यहाँ पर अब ये बताया गया यानी विशिष्टीकरण का सिद्धांत। तो स्पेशलाइजेशन सेकेंड जो प्रिंसिपल था, विशिष्टीकरण था, इसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई कि दोज पर्सन्स हु आर कॉम्पिटेंट इन डूइंग वर्क, कॉम्पिटेंट इन वन एरिया, तो ही मस्ट बी
imposed the work to his area, उसी के एरिया का, उसी के संबंधित काम का उस व्यक्ति को हमें काम दे देना चाहिए, राइट। वो अच्छी तरह से कर सकता है। अब जैसे और भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, आप बार्बर की दुकान पर जाते हैं, देखते हो कैंची कैसे चलाता है, बड़ी शार्प तरीके से कैंची को चलाता है, और उसके बाद आपके बाल को सेट कर देता है, हेयर कट कर देता है, ठीक। हम क्या उस व्यक्ति से कंप्यूटर की उम्मीद कर सकते हैं कि वो कंप्यूटर चलाएगा और हमारे सभी वर्किंग को फुलफिल कर लेगा? नहीं। तो ही इज स्पेशलाइज्ड इन हेयर कटिंग, तो उसको वहीं पर ही रहना ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। नेक्स्ट है लेजिज फेयर, यानी लेजिज फेयर अहस्तक्षेप का सिद्धांत। यानी थर्ड जो प्रिंसिपल था वो अहस्तक्षेप, यानी हस्तक्षेप ना हो। तो हस्तक्षेप अगर नहीं होता है तो मैं फ्री माइंड से किसी भी काम को अंजाम देने में सफल होता हूँ, राइट। तो लेजिज फेयर में इन्होंने इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट को भी बताया कि गवर्नमेंट हर एक पहलू पर या हर एक काम पर, हर एक प्रोडक्शन पर इंटरफेयर नहीं करेगी। यानी हम फुल फ्लेज में किसी भी वर्क को एकम्प्लिश करने की क्षमता रखते हैं। तो देयर शुड बी नो एनी इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट और हायर अथॉरिटीज इन एकम्प्लिशिंग द वर्क। काम को पूरा करने में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। और लेजिज फेयर जो वर्ड है, ये भी बच्चों ध्यान रखो, लेजिज फेयर जो वर्ड है ये इटली के मिस्टर सेरा ने दिया था। किसने दिया था? इटली के मिस्टर सेरा। तो याद रखो, अगर कहीं ऑप्शन में आ जाता है कि लेजिज फेयर वर्ड किसने दिया था, तो ये आप कह सकते हैं मिस्टर सेरा, एंड ही वाज फ्रॉम इटली, ठीक। अब प्रोफेसर मार्शल ने प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लिखा, ठीक। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का सिद्धांत। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत, इसमें इन्होंने बताया कि अर्थशास्त्र धन के विज्ञान के साथ साथ जन कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स इज अ वेल्थ ऑफ नेशन, किसने कहा था? एडम स्मिथ ने। इन्होंने कहा कि ये धन का विज्ञान तो है ही, साइंस ऑफ वेल्थ है, इसके साथ साथ में इट इज अ वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ये सोसाइटी का वेलफेयर भी है। तो जन कल्याण का भी सिद्धांत इन्हीं के साथ में स्टार्ट हुआ। तो बच्चों ये अभी आपको हमने थ्योरी पढ़ाया, और ये थ्योरी फाउंडेशन से यानी कि बिल्कुल इनिशियल स्टेज से था, जो कभी कभी हमारे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरत पड़ सकती है। तो लेट अस प्रोसीड, अब हम आगे की आपको थ्योरी पढ़ाएंगे। देखें फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का बर्थ क्यों हुआ और क्या ज़रूरत है, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि ये समझ पाएँ कि फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है। देखें, एक सबसे पहले हम आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, क्योंकि कंपटीशन के एमसीक्यूज में अक्सर आ जाता है कि व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक, तो हमारे जो बच्चे हैं वो गलत करके चले जाते हैं। तो देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। कोई भी ऐसा काम आप कर रहे हो जो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो तो उसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर डन फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अपने संतुष्टि के लिए हम करते हैं या सोशल वेलफेयर के लिए हम करते हैं, तो ये सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पर पैसे से कोई मतलब नहीं होता, राइट। यानी कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कोई रिटर्न नहीं होता, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का तुरंत रिटर्न होता है। जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो अभी तो हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, बिल्कुल कोई पैसा आप लोग हमें नहीं दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम घर में अपने बच्चों को पढ़ाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएं,
नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई। लेकिन जब मैं क्लास लेता हूँ, आपसे फीस लेता हूँ, तो वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होगा। मम्मी जी घर में खाना बनाती हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। अगर हमारी मम्मी ही होटल में जाकर खाना बनाती हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। हम सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। लेकिन रेसिंग करने के बाद हमें अवार्ड मिलता है या पैसा मिलता है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। हम घर में क्रिकेट खेलते हैं या लोकल में क्रिकेट खेलते हैं तो अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए खेलते हैं। लेकिन अगर हम पैसे ले करके क्रिकेट खेलते हैं, टीम के साथ जुड़ करके क्रिकेट खेलते हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया। तो बच्चों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ समझ में आ गया होगा। अब आइए फंडामेंटल फैक्ट्स पर। फंडामेंटल फैक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है वो देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईच एंड एवरी पर्सन हैज समथिंग डिजायर, क्योंकि हम सभी ह्यूमन नेचर हैं और हम सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ इच्छाएं होती हैं और सभी लोग जीते भी इसीलिए हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं और पूरा करने के लिए ही जीना पड़ता है। वास्तव में अगर हम छोटे से बच्चे को देखें, ठीक, तो उसकी भी एक वांट होती है दूध की, ठीक, तो उसे दूध मिल जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में उसकी इच्छा और होती कि हमें कोई गोद में लिए रहे। फिर थोड़ी देर बाद ही उसकी इच्छा होती है कि गोदी भी बदलती रहे लगातार, ठीक। चलिए, वो तो बच्चों की बात थी। आइए हम अपने आप पर देखते हैं। हमारी भी जो वांट्स है, नीड है, डिजायर है, इसी पर पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है, ठीक। तो ईच एंड एवरी पर्सन हैज अनलिमिटेड वांट्स। आउट ऑफ दिस अनलिमिटेड वांट्स ही वांट टू सेटिस्फाई हिज ऑलमोस्ट वांट, यानी बहुत ध्यान से समझिएगा, अनलिमिटेड वांट्स है और मैं उन अनलिमिटेड वांट्स में से ऑलमोस्ट वांट को पूरा करने की कोशिश करता हूं। और यही एक ऐसा कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति सारा दिन बिजी है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास डिजायर ना हो, इच्छाएं ना हो, वांट्स ना हो और उसके बावजूद भी वो काम करने के लिए अग्रसर हो, ठीक। ही विल नेवर बी रेडी टू वर्क, वो काम करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा अगर उसकी इच्छाएं हैं। तो अब आपको ये देखना है कि जब हमारी अनलिमिटेड वांट्स है तो हम अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमें डिजायर, वांट्स, नीड को हमें क्लासिफाई करना है पहले, और क्लासिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि व्हाट रिसोर्सेज आई हैव, हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, कितना पैसा है जिससे हम अपने वांट्स को, डिजायर को, नीड को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक। आज हमारी इच्छा हुई, चलो साइकिल खरीद लाएं, ठीक। अब हमने तुरंत ही देखा कि हमारे पास रिसोर्सेज यानी पैसे कितने हैं हमारे पास। हमने देखा पैसे हमारे पास बहुत हैं, ठीक, मैं साइकिल खरीद सकता हूं, मैं तुरंत साइकिल खरीद लाया। अब साइकिल को 4 दिन चलाने के बाद फिर से हमारी डिजायर और आगे बढ़ गई कि इसमें तो मेहनत करनी पड़ती है, चलो बाइक खरीद कर लाए, ठीक। फिर मैंने देखा चलो बाइक के लिए भी हमारे पास पैसे अवेलेबल हैं, मैं तुरंत पैसे दे करके बाइक भी खरीद लाया। अब कुछ दिन के बाद हमारी इच्छा हुई हम कार खरीद कर लाएं, बस वहीं पर हम फंस गए। अब हम देख रहे हैं कि कार कम से कम 5 लाख रुपए की आएगी और 5 लाख रुपए हमारे पास नहीं है। तो अब क्या हो गया, स्केर्स रिसोर्सेज आया। क्या आया, स्केर्स रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज आर स्केर्स। तो हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो स्केर्स हैं एंड वी कांट सेटिस्फाई ऑल ऑफ द डिमांड्स, ऑल ऑफ द डिजायर, जो भी हमारे पास डिजायर है उनको हम पूरी तरह से फुलफिल तो नहीं कर पाएंगे। अब कार आ जाती, फिर आगे आपकी इच्छा होती कि मैं बस खरीदूं, फिर आगे आपकी इच्छा होती मैं एरोप्लेन खरीदूं, फिर आपकी इच्छा होती कि मैं और आगे बढ़ूं, सो ऑन। तो डिजायर कभी भी फुलफिल नहीं हो सकती और होती भी है तो उतने तक जितने तक हमारे रिसोर्सेज अलाउ करते हैं, जितने तक हमारे रिसोर्सेज अलाउ करते हैं। तो आगे देखते हैं बच्चों, वी कांट सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स, हमने लिख दिया है इसमें
और इस स्लाइड को आप बार बार देखें, बार बार पढ़ें, इसके नोट्स भी बना लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट्स भी बनाते हुए चलो। वी कांट सेटिस्फाई द अनलिमिटेड वांट्स फ्रॉम द रिलेटिव स्केयर्स रिसोर्सेज देयर ऑफ। यहाँ पर लिखा है ना रिलेटिव स्केयर रिसोर्सेज। अब रिलेटिव रिसोर्सेज तो आपको समझ में आ गया होगा, स्केयर का मतलब वही है, दुर्लभ है। इसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास धन नहीं है जिसके बेसिस पर हम अपनी सभी डिजायर को फुलफिल कर सकें। ठीक, तो इसी को प्रोफेसर एडम स्मिथ जी ने हमें धन का विज्ञान बताया था, क्योंकि अब हम धन कैसे कमाएंगे और धन कहाँ कहाँ से आएगा, किन किन इंटरफेरेंस के थ्रू हम पास होंगे और तब हमारे पास पैसे आएंगे, तब हम अपने डिजायर को फुलफिल कर पाएंगे। ये हमारे फंडामेंटल फैक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में आपको पहले ही बता दिया है। अब देखें डेफिनेशन में आपकी स्केर्स रिसोर्सेज है, आगे देखें स्केर्स रिसोर्सेज है, और ये स्केर्स रिसोर्सेज क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज हैं। ठीक, तो अब आपकी ज़रूरत क्या है, गुड्स की है, लेकिन आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आप धन के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि मनी कैन परचेज एनीथिंग। आपको मालूम है ना, गोल्ड कैन परचेज एनीथिंग। तो गोल्ड, पैसा, ये दोनों ही हमारे धन ही हैं, तो इनके बिहाफ पर ही हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तभी हमारी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन होगा। अब वैसे भी आपको एक जनरल थ्योरी मैं खुद बता देता हूँ कि सेटिस्फाई होने के लिए कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो फुल्ली सेटिस्फाई हो। अंबानी जी को देख लीजिए, और हमारे बहुत से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, राजनीति में भी बड़े बड़े पदाधिकारी भी हैं जो आज भी संतुष्ट नहीं हैं, आज भी दे आर नॉट सेटिस्फाइड। और जिस दिन मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाऊंगा उस दिन मैं संत बन जाऊंगा। क्या हो जाऊंगा, संत, सन्यासी। सन्यासी, साधु वो व्यक्ति होता है जो खुद संतुष्ट होता है, ही इज सेटिस्फाइड। उसकी जो डिजायर है, नीड है, दे आर टोटली लिमिटेड, बहुत लिमिटेड होती है। तो वो हिमालय पर्वत पर बैठा हुआ है, ठीक, बैठ गया ना, क्योंकि उसे धन से नहीं मतलब था और उसे रिसोर्सेज की भी ज़रूरत नहीं थी। तो सिर्फ इतने से मतलब है कि 2 जून की रोटी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, कोई भी दे जाए, तो उतना ही अपने आप कंज्यूम करके और वहाँ पर संतुष्ट है। लेकिन हमारे जैसे लोग होंगे तो 2 जून की रोटी के बाद अगले 4 दिन की हम व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। ठीक, अगले 1 महीने की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, साल भर की व्यवस्था करने की कोशिश। बस यहीं पर हमारी डिजायर बढ़ जाती है, यहीं पर हमारी डिजायर बढ़ जाती है। जबकि आप भी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति का कल का भरोसा नहीं है, कल वो जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा बिल्कुल नहीं पता है। ठीक, लेकिन फिर भी हम विश्वास से सारे काम करते चले जाते हैं, और 1 महीने का क्या 1 साल की व्यवस्था, आगे आने वाले सालों की व्यवस्था, अपने बच्चों के लिए भी व्यवस्था करने में चूकते नहीं, किसी भी एंगल पर हम चूकते नहीं, और कितना भी करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होते। ये हमारा ह्यूमन नेचर है, राइट। इसी का स्टडी हमारी इकोनॉमिक्स करती है। अब देखें आगे, इकोनॉमिक्स इज इट टू एलोकेट द स्केर्स रिसोर्सेज ट्रांसफॉर्मिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द मैक्सिमम वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। देखिए बच्चों, इसको तो मैं आपको पहले ही समझा दिया कि हम एलोकेट द रिसोर्सेज करते हैं, रिसोर्सेज को एलोकेट करते हैं। कहाँ कहाँ से आएगा, सोना है, चांदी है, धन है, इन्वेस्टमेंट है, मनी है, कुछ भी, ठीक। और ये हम गुड्स और सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिससे हमें संतुष्टि मिलती है। आज आपका मन हुआ हमें चिप्स खाना है, ठीक। अब अगर आपके पास 10 रुपये हैं तो आप 10 रुपये खरीद कर चिप्स खा सकते हैं, और इनकेस अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपको डिजायर को अपने
मन मारना पड़ेगा, यानी इच्छाओं को अपने दबाना पड़ेगा, राइट। तो दुख होता है, हमें कष्ट होता है। नेक्स्ट देखें, द वर्ड इकोनॉमिक्स डेराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया। ओइकोनोमिया इट मीन्स हाउस होल्ड। बिल्कुल सही है, ये ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से लिया गया है, ओइकोनोमिया, और इसका मतलब है हाउस होल्ड, यानी घरेलू व्यक्ति। तो हम भी घरेलू व्यक्ति हैं, आप भी घरेलू व्यक्ति हैं, और घर के अंदर सब रहते हैं, इसीलिए सब घरेलू व्यक्ति हैं, राइट। तो घरेलू व्यक्ति हैं तो उनको अपनी खुद की डिजायर, अपनी खुद की नीड, अपनी खुद की इच्छाएं, सब कुछ उनमें निहित होती है, और वो उसी पैसे से कमाते हैं और अपने पूरे हाउस होल्ड के खर्चे को पूरा करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, और अगर कुछ बच जाता है तो उसे सेविंग कर लेते हैं। ये भी इकोनॉमिक्स का ही टर्म है। अब देखिए वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन अभी आपने थ्योरी पीछे पढ़ा, एडम स्मिथ जी ने दिया था वेल्थ ऑफ नेशन, और इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक थ्योरी प्लस बिजनेस प्रैक्टिस। इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस बोथ आर इंक्लूडेड इन वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा था? एडम स्मिथ जी ने लिखा था। अब आपको एक छोटा सा हमने मैप के थ्रू समझाने का कोशिश किया है कि इकोनॉमिक थ्योरी और बिजनेस प्रैक्टिस दोनों मिला करके क्या बनता है। द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस इज फुलफिल्ड बाय द अप्लाइड इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक, अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास अप्लाइड इकोनॉमिक्स या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस, राइट। समझ में आ गया होगा आपको। चलें फिर से आगे देखें, व्हाट आर द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अच्छी तरह से ध्यान रखें कि स्कोप में कहाँ कहाँ से आपको देखना है कि इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पर यूज होती है। देखिए बच्चों, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र और एक व्यापक अर्थशास्त्र। सूक्ष्म में माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, और जब छोटे 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 सभी को जोड़ दिया जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। अब देखें, अगर प्रोडक्ट की प्राइस है तो कोई एक इंडस्ट्री डिसाइड कर रही होगी, मार्केट डिसाइड कर रहा होगा, एक सेलर डिसाइड कर रहा होगा। ठीक, तो दिस वाज डिसाइडेड बाय वन, यानी एक मार्केट, एक इंडस्ट्री, एक आदमी। ठीक, एक आदमी ही है ना हर जगह पर, कंट्री तो नहीं है, देश तो नहीं है, वर्ल्ड तो नहीं है ना। ठीक, तो प्रोडक्ट प्राइस इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, फैक्टर प्राइस माइक्रो इकोनॉमिक्स, बिहेवियर हमारे अंदर का बिहेवियर है। ठीक, तो बिहेवियर माइक्रो इकोनॉमिक्स, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेक्शन ऑफ पीपल माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है। एंड इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जब हम होल सम की स्टडी करते हैं, कंप्लीट स्टडी करते हैं, जैसे प्रोडक्ट प्राइस तो टोटल प्राइस इन इंडिया, टोटल प्राइस ऑफ द वर्ल्ड। जब हम टोटल प्राइस ऑफ इंडिया, ऑफ द वर्ल्ड की बात करेंगे तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाएगा। जैसे देखें, फर्स्ट पॉइंट है नेशनल इनकम एंड नेशनल इनकम एंड नेशनल इन्वेस्ट, एक मिनट, बच्चों, नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट। तो जब एक इंडस्ट्री की आउटपुट की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, नेशनल आउटपुट की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा। एक इंडस्ट्री की, एक पर्सन की, एक बिजनेसमैन की अगर इनकम की बात करेंगे तो पर्सनल इनकम हो गई। ठीक, इंडिविजुअल इनकम हो गई, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की इनकम हो गई। लेकिन होल सम जब हम टोटल इंडिया की बात करेंगे तो नेशनल इनकम बन जाएगी। ठीक, तो नेशनल इनकम इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडिविजुअल इनकम इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखें, जनरल प्राइस लेवल। तो जनरल प्राइस लेवल यानी व्हाट आर द प्राइस लेवल इन ऑल ओवर इंडिया। ठीक, तो ये प्राइस लेवल ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा है, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर प्राइस लेवल ऑफ वन प्रोडक्ट या वन प्रोडक्ट इन अ मार्केट तो आप क्या आएंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगे।
इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट इज डिसाइडेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर ऑल ऑफ द बैंक्स, सभी बैंकों के लिए इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है। तो विच आर वर्किंग इन ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में होता है तो इंटरेस्ट रेट सिमिलर होता है। एक ही इंटरेस्ट रेट सभी बैंक की जितनी भी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया काम कर रही हैं वो सभी सेम इंटरेस्ट रेट पर काम करेंगी। तो पूरे इंडिया की बात की जा रही है तो वहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी, करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या है, अगर हम ये पता करना चाहें तो बात कंट्री की आ गई, इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। और बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड ये दोनों किसी एक इंडस्ट्री का, एक कंपनी का, एक फर्म का, एक इंडिविजुअल व्यक्ति का नहीं होता, ये ऑल ओवर इंडिया का होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट बोथ आर रिलेटेड फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम इनको अभी आगे पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ साथ हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पर भी अपने लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जहां पर आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरेस्ट रेट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनके फंक्शंस, ये सभी चीज़ें हम आपको आगे टॉपिक में पढ़ाते जाएंगे। ओवरऑल सेविंग, तो पर्सनल सेविंग जो है वो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ओवरऑल सेविंग की बात किया जाएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इन्वेस्टमेंट, पर्सनल इन्वेस्टमेंट, होल इन्वेस्टमेंट, तो होल इन्वेस्टमेंट आया माइक्रो इकोनॉमिक्स में और पर्सनल इन्वेस्टमेंट आया माइक्रो इकोनॉमिक्स में। अब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया की ग्रोथ की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और अगर इंडिविजुअल ग्रोथ की बात करें, इंडिविजुअल इंडस्ट्री की बात करें, इंडिविजुअल इंडस्ट्री के प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीजिंग की बात करें तो आपके क्या होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। तो बच्चों हमें पूरा विश्वास है कि आपको स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट देखें नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, अब इनकी प्रकृति की बात की जा रही है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स किस किस भाव में चलती है, क्या क्या उनकी प्रकृति है। तो अब आप देखें इकोनॉमिक्स एक साइंस है। देखो साइंस है, साइंस का मतलब क्या समझते हैं आप, किसी भी चीज़ का विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। किसी भी चीज़ का विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। अब इतनी देर से आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या ये विज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, क्योंकि वी आर गेटिंग अ स्पेशल नॉलेज एंड प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक, तो दैट इज इम्प्लाइड विद, दैट इज added with the business, तो therefore it become business economics, that is added with the management, तो managerial economics। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि each and every places, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो अछूता हो, तो सभी जगह पर इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है, जैसे विज्ञान की टर्मिनोलॉजी को हर जगह पर प्रयोग किया जाता है, लेकिन प्रयोग वही कर सकता है जिसे उसका विशेष ज्ञान हो, इसलिए ये क्या है, साइंस है। और आर्ट इसलिए है क्योंकि हम आर्ट के अंदर, आर्ट का डेफिनेशन क्या होती है, यानी किसी चीज़ का बेस्ट वे से प्रेजेंट कर देना। तो बेस्ट वे से प्रेजेंटेशन करना, तो अभी आप आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आर्ट बहुत ढेर सारा है, बहुत है, पूरा आर्ट ही है, और उन आर्ट में भी पूरा विज्ञान है। उस आर्ट में पूरा साइंटिफिक मेथड लगता है, साइंटिफिक फार्मूले लगते हैं, और विदाउट फार्मूले आप उसे समझ भी नहीं पाएंगे। तो आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इकोनॉमिक्स कितना ब्रॉड फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। ठीक, जिसमें हम लोग, हमारे जैसे लोग गोता लगाते रहते हैं, फिर भी अभी तक उनको पूरा ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाया है। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो बहुत ही एसेंशियल पॉइंट है। अभी अभी आपको मैंने पढ़ाया कि विदाउट हैविंग इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, इंडिविजुअल सेल, तब तक आप ग्रॉस सेल की बात नहीं कर सकते, ओवरऑल सेल ऑफ इंडिया की बात नहीं कर सकते, पर्सनल सेविंग के बिना आप टोटल सेविंग की बात नहीं कर सकते। ठीक, तो ज़रूरी है जब हम यूनिट का स्टडी करते हैं तभी हमारे पास टोटलिटी का स्टडी हम कर पाएंगे। तो देयरफॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज फुल्ली बेस्ड एंड टोटली बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखिए प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिक
प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक्स। अब आपको ये देखना है कि प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक्स क्या है। प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक्स इज अ पार्ट ऑफ अंडर प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक्स। ये क्या होता है, हमारी पर डे की नीड्स होती हैं, रोज़ रोज़ की एक कुछ ना कुछ आवश्यकताएं होती हैं, ब्रेड है, बटर है, टूथपेस्ट है, ब्लेड है, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक, हम सभी लोग ये सभी छोटी छोटी जो नेसेसिटीज हैं दैट इज फुलफिल्ड एवरी डे, रोज़ रोज़ हम इसे पूरा करते हैं। तो ये ऐसी इकोनॉमिक्स होती है जो हम रोज़ पर डे कुछ ना कुछ अपनी ज़रूरतें रोज़ पूरा करते हैं। अगर हम इनके लिए कहें कि हमारी वांट होगी, हमारी नीड होगी, हम ऐसा करें, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है इनके लिए ना वांट, बल्कि दे आर नेसेसरी टू डू टू सर्वाइव योर सेल्फ। आपको अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कुछ छोटे छोटे खर्चे करने ही पड़ते हैं, ये मजबूरी होती है। और उन खर्चों के लिए आपको क्या है, रिसोर्सेज की नेसेसिटीज होती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति कमाने के लिए मजबूर होता है। ठीक, अपने प्रैग्मेटिक इकोनॉमिक्स के लिए कमाने को मजबूर होता है, क्योंकि जो डेली एक्सपेंसेज है दैट मस्ट बी बॉर्न बाय द इंडिविजुअल, उसे पूरा करना ही पड़ेगा। तो कहीं से भी पूरा करेगा, कैसे भी करेगा। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखिए सबसे लास्ट पॉइंट है नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इनफैक्ट नॉर्मेटिव में हम ये देखते हैं क्या होना चाहिए और क्या हो गया। ठीक, तो क्या होना चाहिए, अगर ये चीज़ हमारे दिमाग में आ गई कि क्या होना चाहिए, तो हम होने की तरफ दौड़ते हैं। यानी क्या होना चाहिए, आज हमें देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, तो मैं प्रधानमंत्री बनने के सभी सीढ़ियों को पार करने की कोशिश करता हूँ। मुझे प्रोफेसर होना चाहिए, तो मैं प्रोफेसर होने की सभी सीढ़ियों को पार करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, मुझे लार्ज बिजनेसमैन होना चाहिए, बहुत बड़ा साउंड बिजनेसमैन होना चाहिए, तो मैं उनके तरफ अपना ध्यान लगाता हूँ और उधर ही कोशिश करता हूँ। तो जब आप कोशिशें करेंगे वहीं पर इकोनॉमिक्स की आवश्यकता होगी। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स ऑलवेज इम्पोज टूवर्ड्स व्हाट आट टू बी, क्या होना चाहिए। एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज पेवर साइंस है क्या हुआ, क्या हो गया। ठीक, क्या हो गया, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दैट, हम उस पर से संतुष्ट नहीं है। अब जब संतुष्ट नहीं है तो हमें नॉर्मेटिव की तरफ फिर से दौड़ना पड़ेगा और वो चीज़ गेन करने की कोशिश करूंगा जो हमसे छूट गई। राइट, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज पेवर साइंस, इट ऑलवेज एक्सप्रेसेस व्हाट हैज बीन डन, क्या पूरा कर लिया गया। ठीक, बट इन केस ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स दैट इज फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, ये फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है और ये आपको बता रहा है क्या होना चाहिए और उस पर हम दौड़ना अपने रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की कोशिश करते हैं कि जिससे हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव डिजायर को हम फुलफिल कर सकें। राइट, अब नेक्स्ट देखें। और बच्चों, अभी मैंने आपको फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ाया है। ठीक, आगे के चैप्टर्स भी आपको वीडियोज के थ्रू मिलते रहेंगे। आप लोगों को अगर ये फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स समझ में आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्रमोट करने की कोशिश करो ताकि सभी लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बेनिफिट उठा सकें। जो बच्चे अभी न्यूली कॉमर्स में आए हैं, 11th के हैं, 12th के हैं, BBA हैं, BCom, MCom और या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सभी लोग भी दे आर कार्डियली इनवाइटेड। उन सभी लोगों के लिए भी हमारा वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा और ये हमारा विश्वास है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारे और भी वीडियोज आ रहे हैं वो सब आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।